हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रैपिड रिकैप सीरीज बाय आरिफ मीर केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज, इसको अच्छे से देखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और सिंपल क्वेश्चन होगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपको डिटेल स्टडी अगर की हुई होगी तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना जरूरी होगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसी होती है? नॉन इन्फेक्शियस होती है। कैसी होंगी? नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस होंगी। और ये क्या है? क्यों है नॉन इन्फेक्शियस? क्योंकि ये स्प्रेड नहीं करती। एज दीज डू नॉट स्प्रेड। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब दीज डू नॉट स्प्रेड। ये स्प्रेड नहीं करती। कहां से? फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्थी पर्सन। इन्फेक्टेड से हेल्थी पर्सन के लिए ये क्या नहीं होती? इन्फेक्टेड टू हेल्थी पर्सन के लिए ये नहीं होती, जो हम वो कहेंगे स्प्रेड नहीं होती। जिस पर्सन के लिए ये उसी पर्सन में डेवलप होंगी जिस जो उससे सफर कर रहा है, बस ये उससे। दीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। अब कॉजेटिव एजेंट क्या है? लेकिन इनका देखना तो पड़ेगा, होती कैसे हैं, इनके पीछे कॉज क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट की बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, तो ये जो है 3-4 किस्म की होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी 4 किस्म की होती है ऑन द बेस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। जब बात करें तो क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल ही डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। उसके बाद डीजनरेटिव हो सकती हैं। डीजनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं, या आपकी जो है ये हो सकती है, कैंसरस हो सकती हैं, या एलर्जिक हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ये 4 किस्म की हो सकती है ऑन द बेस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। कि क्या काज है, क्या काज है ऑन द बेस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, ऑन द बेस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज की बेस पे आपको पता ही है क्या होगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऐसे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डेफिशिएंसी डिजीज की बेस पे, ये डेफिशिएंसी डिजीज की बेस पे 2 किस्म की हो सकती है। या तो हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या तो हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। बात समझ आ रही है? या तो हार्मोनल डेफिशिएंसी या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आप समझ सकते हो, या तो किसी के भाई विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसी को प्रोटीन की। हम बाद में देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। पहले हार्मोनल डेफिशिएंसी को देख लेते हैं। हार्मोनल डिजीजेस जो है, हार्मोनल डेफिशिएंसी में हार्मोनल डिजीजेस जो है, हार्मोनल डिजीजेस लिख सकता हूं मैं इसको। हार्मोनल डिजीजेस क्या है? हार्मोनल डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती है? हार्मोनल डिजीजेस न्यूट्रल डेफिशिएंसी की वजह से क्या होंगी? हार्मोनल डिजीज कौन कौन सी होंगी? ये किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू, ये अकर ड्यू टू, ये 2 वजह से हो सकती है। या तो हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी, या तो हाइपो एक्टिविटी, ड्यू टू हाइपो एक्टिविटी, या तो हाइपो एक्टिविटी कम एक्टिव हो जाएगा, हाइपो एक्टिविटी ऑफ हाइपो एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी, या फिर या तो हाइपो एक्टिव हो जाएगा, या फिर कम एक्टिविटी होगी, या फिर डैमेज हो जाएगा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड, और डैमेज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? तो दो दो वजह से हो सकती है, या तो हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी, या डैमेज हो जाएगा किसका? किसी एंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, तो हाइपो एक्टिविटी या फिर डैमेज ऑफ एंडो। क्योंकि भाई हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करता है? हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करता है? ग्लैंड्स ही सिक्रीट करते हैं ना। जो हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाले ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये 2 वजह से हो सकती है, या तो किसी ग्लैंड की हाइपो एक्टिविटी की वजह से, या फिर एंडोक्राइन, या फिर डैमेज की वजह से। या तो कोई ग्लैंड जो है वो हाइपो एक्टिव हो गया, लेस एक्टिव हो गया है, या फिर वो ग्लैंड जो है वो डैमेज ही हो गया है, उसकी वजह से हो सकती है। भाई बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसमें हमें समझना होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, इसमें बेहतरीन एग्जांपल है 2 हमारे पास। 2 एग्जांपल बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल हार्मोनल डिजीज की डेफिशिएंसी जो हमारे पास एग्जांपल है, वो है हमारे पास डायबिटीज। सुनी है आपने कभी? डायबिटीज, डायबिटीज जिसको लोग घरों में कॉमन शुगर कहते हैं। भाई जो शुगर, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, साइंस वाले तो अच्छे से जानते हैं डायबिटीज। शुगर आज तो ऑलमोस्ट कहाँ, हर नेबरहुड में, या घर घर में नहीं होगा तो नेबरहुड में फिर भी एक डायबिटिक पेशेंट मिल जाता है। तो डायबिटीज जो है, डायबिटीज
एग्जाम्पल है हार्मोनल डिजीज की। किसकी एग्जाम्पल है? हार्मोनल डिजीज की। अब डायबिटीज जो है ना, याद रखिएगा, डायबिटीज दो किस्म की होती है। डायबिटीज कितनी किस्म की होती है? दो किस्म की होती है। एक डीएम होती है, एक डीआई होती है। याद रखिए, डायबिटीज कितनी किस्म की होती है? एक डीएम और एक डीआई। मैं यहीं पे बता दूंगा दोनों को। डायबिटीज, एक डायबिटीज मिलाइटस होती है, और एक डायबिटीज इंसिपिडिस होती है। इंसिपिडिस होती है, ठीक है। डीआई और डीएम शॉर्ट में याद रखो, डीएम और डीआई होती है। दो किस्म की डायबिटीज होती है। शुगर भी जो होता है ना, मतलब जिसको आप घर में शुगर जनरली कहते हैं, तो दो किस्म का होता है। अब इसमें हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व होगा भाई? डायबिटीज जो आपका मलाइटस है, इसमें हार्मोन इंसुलिन इन्वॉल्व होता है। हार्मोन इन्वॉल्व, यहाँ जो हार्मोन है इंसुलिन इन्वॉल्व होता है। हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व होता है? इंसुलिन इन्वॉल्व होता है। हार्मोन इंसुलिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब होती क्या है, होता क्या है इंसुलिन, होता क्या है, मसला क्या हो जाता है यहाँ पे? हार्मोन की जो है ना, जो हार्मोन है, जो आपका ये है, जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तभी सुना है आपने फिर पहले छोटे 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 टेबलेट्स भी दी जाती हैं, शुगर की टेबलेट, डायबिटीज की टेबलेट, शुगर फ्री दी जाता है। तो उससे क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये जो ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज, जो भी ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है। उसको ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। कौन? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जो है कंट्रोल करना इसका काम है इंसुलिन का। अब क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा भाई। समझ रहे हो बात? डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन हार्मोन की। सिक्रेटेड, सिक्रेट कौन करता है इसको? याद रखिएगा, सिक्रेटेड बाय, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बीटा सेल्स, secreted by beta cells of, secreted by पेनक्रियाज लिख लो सीधे शॉर्ट में, पेनक्रियाज। लेकिन याद रखना, पेनक्रियाज में भी कौन सिक्रेट करता है? बीटा सेल्स। कौन? बीटा सेल्स। कभी कभी उनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। अभी पूछ लेगा भाई, पूछ लेगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है। तो ये वो सेल्स हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। जो क्या सिक्रेट करते हैं भाई? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? लैंगरहैंस क्या है? तो ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। दीज आर द सेल्स विच सिक्रेट, दीज आर द सेल्स विच सिक्रेट इंसुलिन। ये ऐसे सेल्स हैं जो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या बीटा। और कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है भाई? पेनक्रियास, ठीक है। और कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। डायबिटीज में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? डायबिटीज कौन सी वाली? मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस में कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज लेवल है ना, ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाता है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में। अब जब उसकी डेफिशिएंसी हो गई, जब इंसुलिन की कमी हो गई, तो क्या ग्लूकोज को कंट्रोल कर पाएगा कोई? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवा पाएगा? नहीं। तो फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो भाई समझ सकते हो, फिर इसी को प्रॉब्लम बन जाएगी। यही वो प्रॉब्लम है फिर जो हमारे पास शुगर की फॉर्म में अब वो आ जाती है, ठीक है। इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अफेक्टेड ऑर्गन कौन है? पेनक्रियाज। अफेक्टेड ऑर्गन कौन है? पेनक्रियाज। बात समझ आ रही है? तो यूरिन जो है फिर जो जो ग्लूकोज जो है प्रेजेंट, जो 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 आपका वो होगा, जो यहाँ पे जो जो आपका ब्लड ग्लूकोज होगा वो क्या होगा? हाई हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है यहाँ? हाई हो जाता है। क्यों हो जाएगा हाई? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई। इंसुलिन जो है वो किसको कंट्रोल करता था? ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता था। लेकिन जब उसकी डेफिशिएंसी हो गई खुद की, जब इंसुलिन ही कम पड़ गया, तो क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। तो फिर वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई हो गया तो वो क्या हो जाएगा? यूरिन में सिक्रेट होगा। यूरिन में सिक्रेट होगा, ठीक है। बार बार पेशाब आएगा, यूरिन में सिक्रेट होगा। इसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसको कहते हैं क्या? ग्लाइकोसूरिया। फिर इसके लिए टर्म आती है ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, प्रेजेंट ऑफ ब्लड नहीं, यूरिन, प्रेजेंट ऑफ यूरिन, यूरिन में
ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा इसको, फिर इसको दिया जाएगा यही इंसुलिन दिया जाएगा, ताकि इंसुलिन जो है उसका मेंटेन रहे और वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर पाए, ताकि ब्लड शुगर में उसको यूरिन में उसको ग्लूकोज बाहर ना आए, वो ग्लूकोज को मेंटेन। तो इसलिए शुगर लास्ट स्टेजेस पे तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी दे दिए जाते हैं। फिर आपको सुना होगा आपने कि इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो जी इसको, इसको ग्लूकोज इतना लेवल बढ़ गया हुआ है, ठीक है। तो यही होता है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करना। और इंसुलिन को सिक्रीट कौन करता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भाई, इसलिए मेरा फोकस इस पे इतना ज्यादा है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो उसको सिक्रीट करता है पैनक्रियाज ऑर्गन। कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। आप सोच रहे होंगे पैनक्रियाज कहाँ होता है, आप जिसने देखा होगा स्टोमिक ऐसे, अगर ये इस तरह से है स्टोमिक, यहाँ जैसे है ये स्टोमिक है, तो स्टोमिक के ठीक नीचे इस तरह से पत्ते की शेप का होता है पेनक्रियाज, इस तरह से ये पेनक्रियाज होता है। स्टोमिक के ठीक नीचे जैसे होता है पेनक्रियाज लगा हुआ होता है, ठीक है। पेनक्रियाज, उसके अंदर सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स कहा जाता है उसको, या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। वो सेल्स क्रिएट करते हैं इंसुलिन को, वो सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन को क्रिएट करते हैं। बट जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा होता है, दूसरा हमारे पास होता है, दूसरी मेलाइटिस होती है डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, इसमें जो है बॉडी का वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडीज वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें ग्लूकोज का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, इंसुलिन का, इसमें बॉडी का वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, वाटर बैलेंस डिस्टर्ब। और इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होगा, अब इसमें तो इंसुलिन था, इसमें कौन सा था, इंसुलिन था। इसमें यहाँ पे हाइपोसिक्रेशन होती है वैसोप्रेसिन हार्मोन की, वहां पे इंसुलिन की होती है, यहाँ पे वैसोप्रेसिन हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, बात समझ आ रही है। वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच भी लिखा जाएगा इसको, एडीएच की प्रॉब्लम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मसला है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ जो किडनी है वो पूरा रिस्पॉन्स नहीं करेगी, यहाँ किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, किडनी रिस्पॉन्स प्रॉब्लम रहेगी। वहां पे किसकी थी, पेनक्रियाज की, यहाँ पे किसकी होगी, किडनीज की रिस्पांस, क्योंकि वाटर की बात आ रही है ना, बॉडी का वाटर बैलेंस तो किडनी से मसला है ना। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, आई जो आपकी पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो जो है कम स्केट करना शुरू करता है, उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये लेस क्रिएट करता है, लेस क्रिएट करता है किसको, वैसोप्रेसिन को। ये इसकी सिक्रेशन कहाँ से होती है, वैसोप्रेसिन की सिक्रेशन होती है, ये एडीएच को कंट्रोल करता है ना, फिर आगे जाके एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल ये करता है वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, वैसोप्रेसिन को रिलीज जो है इसकी, ये कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पिट्यूटरी लोब जो है इसकी, पिट्यूटरी लोब ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब होती है इसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब, इसकी 2-3 लोब्स होती हैं, तो इसमें से ही है। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन में जो डायबिटीज इंसिपिडिस है, इसमें यूरिन में शुगर नहीं होता, यूरिन में शुगर नहीं होता, शुगर नहीं होता, यूरिन में शुगर नहीं होता, बात समझ में आ रही है, यूरिन में शुगर नहीं होता। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी में जो है, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मिलाइटिस हो जाएगा, और मीठा ज्यादा है तो मीठा ज्यादा है, मिलाइटिस मीठा, मिलाइटिस मीठा, मिलाइटिस से मीठा याद रखो, मिलाइटिस मीठा, एम से मीठा, एम से मिलाइटिस, शुगर है तो मिलाइटिस है, शुगर है तो मिलाइटिस है, यानी एम मीठा, शुगर कैसी होती है, मीठी होती है, शुगर है तो मीठी है, शुगर है तो मीठी है तो मिलाइटिस है, ऐसे कुछ याद कर लो सीक्वेंस भाई, ठीक है। तो शुगर हो गई तो समझ गो आप, शुगर है तो ग्लूकोज है, शुगर जहां भी होगी तो वहां ग्लूकोज ही तो होता है, शुगर और क्या होता है, ठीक है, शुगर है तो वहां ग्लूकोज है, इस तरह से रिलेट कर लो, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। शुगर मीठी होती है, मीठी है तो मिलाइटिस है, मीठी है तो मिलाइटिस है, मीठी है तो मिलाइटिस है, मिलाइटिस है तो समझो कौन सी है, डायबिटीज एम, डीएम है, डीएम है, डीएम है।
और डीएम में कौन सी बात हो रही है, इंसुलिन की बात हो रही है, तो सारी कहानी समझ जाओगे। और उसमें जो है जब भी एडीएच आ जाएगा, आपके वैसोप्रेसिन आ जाएगा, पोस्टीरियर एपिस्टल लोब आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे बात किसकी हो रही है, डीआई की हो रही है, डायबिटीज इंसिपिडिस की बात हो रही है। तो हमने दोनों चीजें यहाँ पे डिटेल में सीख ली भाई। डीएम और शॉर्ट में याद रखने के लिए भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। डीएम मीठा मिलाइटस शुगर, मीठा मिलाइटस शुगर ग्लूकोज, मीठा मिलाइटस शुगर ग्लूकोज, ऐसे कुछ याद बन लो सीक्वेंस। मीठा है, मिलाइटस है, तो शुगर है, तो बात समझो इंसुलिन की तो हो रही है, इंसुलिन की हो रही है, तो ये मिलाइटस डायबिटीज है, मिलाइटस डायबिटीज है। बात समझ में आई? यहाँ तक कुछ ऐसे याद कर लो इसको। तो ये है आपकी कौन सी वाली, हार्मोनल डिजीज, हार्मोनल डिजीज। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का तो आपको पता ही है, दूसरी जो है इसी में न्यूट्रिशनल में डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर रहा हूँ ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होता है, जैसे आपको पता ही है क्वाशियोर एक डेफिशिएंसी होती है, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई मान लो, प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, क्वाशियोर, बार पढ़ चुके हो, बार बार बिल्कुल थिन हो जाता है इंसान, क्वाशियोर। इस तरह से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसके बारे में तो हम बहुत अलग अलग चीजें पढ़ चुके हैं भाई, इसके बारे में तो हम अलग अलग चीजें पढ़ चुके हैं, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हर एक की डेफिशिएंसी डिजीज में बता चुका हूँ किसकी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है एलर्जीज कब होती हैं, एलर्जीज तब होती है, नेक्स्ट एलर्जीज का भी देख लेते हैं, एलर्जी तब होगी, फिर डिजेनरेटिव डिजीज की बात करते हैं। एलर्जीज जो है, एलर्जी तब होगी जब बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी किसी फॉरेन सब्सटेंस के लिए, किसी फॉरेन सब्सटेंस के लिए, जब बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिव हो गई टू फॉरेन सब्सटेंस, टू फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, अब आती है आपकी कौन सी वाली डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीजेस, अब आती है आपकी डीजेनरेटिव डिजीजेस। डीजेनरेटिव डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज में आपकी जो है ये क्या होंगी, ये कुछ वाइटल ऑर्गन्स में होंगी भाई आपके, ये कुछ हो सकती है आपके पास, देखिए डीजेनरेटिव डिजीज आपके पास कार्डियोवैस्कुलर हो सकती है, ये आपके पास ब्रेन डिजीजेस हो सकती है, या ये आपके पास क्या हो सकती है, सिंपली कहूं तो आर्थराइटिस हो सकती है, बोन की डिजीज हो सकती है। ठीक है, ब्रेन हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर हो सकती है, बोन्स की हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बात करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो जब भी बात आएगी तो हार्ट की बात हो रही है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ये डीजनरेटिव डिजीज ऑफ हार्ट होती है, डीजनरेटिव डिजीजेस ऑफ हार्ट किसकी होती है, हार्ट की डीजनरेटिव डिजीज, एंड ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी, हार्ट और ब्लड वेसल्स की होती है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, अब ये जो है मोस्ट कॉमन डिजीजेस है भाई, ये जो है मोस्ट कॉमन है। जैसे देखिए इसमें हमें मोस्ट कॉमन में कौन कौन सी है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आर्टियोसिक्लोरोसिस है, आर्टियोसिक्लोरोसिस आ सकते हैं भाई क्वेश्चंस आपको इसमें से आ सकते हैं। आर्टियोसिक्लोरोसिस एक हार्ट की डिजीज है, आर्टियोसिक्लोरोसिस, आर्टियोसिक्लोरोसिस क्या है, ये मोस्ट कॉमन ऑफ कार्डियो, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में सबसे कॉमन है ये, मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी लिखता हूं मैं, कार्डियोवैस्कुलर को क्या लिखूंगा, सीवीडी लिखूंगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। ठीक है, ये एल्डरली पर्सन में होती है जहां आर्टरीज थिक हो जाती हैं, याद रखिएगा, आर्टरीज क्या हो जाती हैं, इसमें आर्टरीज क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, याद रखो, इतनी इतनी सी बात याद रखो, आर्टरीज थिक, आर्टरीज जो है वो थिक हो जाती हैं, एंड एंड लूज दियर लूज दियर इलास्टिसिटी, जब वो थिक हो जाएंगी तो अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती हैं, एंड लूज दियर इलास्टिसिटी, आर्टरीज जो है थिक हो जाती हैं, आर्टरीज जो है थिक हो जाती हैं, और अब तो आर्टरीज जो है थिक होती हैं और लूज करती हैं अपनी इलास्टिसिटी, आर्टरीज कैसे हो जाती है थिक। अब याद पहले एक बात बताइए, आपको पता है आर्टरीज करती क्या है, आर्टरीज जो है ना ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाती हैं, ब्लड को हार्ट टू अदर पार्ट्स ले जाती हैं,
ये रोल है आर्टरीज का। अदर पार्ट्स पता ही नहीं होगा आर्टरीज करती क्या है। आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट टू अदर पार्ट्स लेके जाती हैं, ठीक है, ये आर्टरीज का फंक्शन है। याद ऐसे याद रखिए ना, आर्टरीज 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 मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। वीन्स और इसमें कंफ्यूजन रहती है ना अक्सर, तो अवे फ्रॉम हार्ट याद रखिए। आर्टरीज क्या करती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती हैं, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती हैं, ऐसे याद रखिए। ट्रिक भी कुछ रखनी होती है ना भाई, हमेशा याद ऐसे थोड़ी होती है चीजें। तो अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को आर्टरीज। तो आर्टरीज थिक हो जाती हैं यहाँ पे। आर्टियोसिक्लोरोसिस वैसी ऐसी डिजीज है जहाँ आर्टरीज थिक हो जाती हैं, जहाँ आर्टरीज क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो हेमोरेज तक हो सकती है, विसरल हेमोरेज तक हो सकती है। यहाँ पे थिक एंड लूज इलास्टिसिटी, इससे क्या हो जाएगा फिर, इससे क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाएगी, और विसलर हेमरेज भी हो सकती है, विसलर हेमरेज भी हो सकती है, विसरल हेमरेज अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की किसी हेमरेज भी हो सकती है। नेक्स्ट होती है आपकी आर्थीरोसिक्लेरोसिस। एक आर्टियोसिक्लेरोसिस है, एक आर्थीरोसिक्लेरोसिस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आर्थीरोसिक्लेरोसिस अलग अलग चीजें हैं। आर्टियोस्क्लेरोसिस अलग है और आर्थीरोस्क्लेरोसिस अलग है। ये नैरोइंग ऑफ आर्टरीज होती है, वो थिकनिंग ऑफ आर्टरी होती है, ये नैरोइंग ऑफ आर्टरीज होती है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज होती है, ये नैरोइंग ऑफ आर्टरीज एंड आर्टियोल्स। आर्टियोल्स होते हैं छोटे 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 जो आर्टरीज के साथ जुड़े होते हैं, इस तरह से आर्टियोल्स ड्यू टू आर्टियोल्स, छोटी छोटी ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज के साथ जो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है यहाँ पे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड, इनसाइड। वहां वो इलास्टिसिटी खो देती है, याद रखिएगा, वहां थिक होके इलास्टिसिटी खो देती है, यहाँ पे नैरो हो जाती है, बिल्कुल नैरो हो जाएगी भाई, बिल्कुल पतली हो जाएगी। मान लो पहले पैन की जैसी थी, अब उसके अंदर जो है वो पैन के बराबर खुली थी आर्टरी आपकी, अब उसपे कोलेस्ट्रॉल की लेयर जमने और नैरो होती गई आर्टरी, पतली होती गई भाई, नैरो होती गई, और अब वो रेफर की जितनी रह गई भाई, ठीक है, समझ आ रही है इस तरह से। तो ये है आपका नैरो आर्थिरोसिक्लोरोसिस, ये क्या है, आर्थिरोसिक्लोरोसिस। फिर होती है एक और, RHD बोलते हैं उसको, और RHD, र्यूमेटॉइड हार्ट डिजीज, ये ध्यान रखिएगा भाई, आर्थिरो और आरटीओ दोनों में डिफरेंस क्लियर कट याद रखना। और RHD जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है जनरली, यहाँ ये जो एक र्यूमेटिक फीवर की वजह से होती है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ बॉडी इसके अंदर, हार्ट के अंदर, तो तब ये प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे डैमेज्ड हार्ट वाल हो जाते हैं, डैमेज्ड हार्ट walls, हार्ट मसल्स एटसेट्रा। और ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द, ड्यू टू टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अटैक ऑफ rheumatoid fever, ड्यू टू अटैक ऑफ rheumatic fever। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो क्या होती है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, ये तो आप समझते हो, हाइपर टेंशन, और दूसरी होती है हाइपोटेंशन, ये तो आप समझते हो अच्छे से, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। हाइपो और हाइपर टर्म जब भी आएगी, हाई आएगा, हाइपो मतलब लो होगा। हाइपर टेंशन में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होगा, और हाइपो में क्या होगा, लो बीपी होगा। हाइपर में हाई बीपी, नॉर्मल जो नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर वो होता है 120 mm ऑफ Hg मर्करी। तो अब देखिए, ये जो mm 120 बाई 80, इसमें जो 120 जो ऊपर वाला होता है, 120 जो ऊपर वाला होता है mmHg, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है सिस्टोलिक, शॉर्ट में याद रखिएगा,
अब इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। 180 इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। 80 mmHg जो नीचे वाला होता है पूछा जा सकता है, ये डायस्टोलिक होता है। इतना ही पूछा जा सकता है आपको सिर्फ जेकेएसएसबी में कि ऊपर वाला जो है 120 ऊपर वाला प्रेशर है वो क्या है, सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। 80 वाला जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर। सिंपली बात बोलो, जब ये सिस्टोलिक का मतलब समझ लो जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है भाई, जब हार्ट क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, ये तब का प्रेशर है। और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ये उस वक्त का प्रेशर है। डायस्टोल, डायस्टोल समझ रहे हो। सिस्टोल क्या है, जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो 120/120/80 से आगे पीछे, 120/80 से ऊपर जाएगा, कोई भी ऊपर जाएगा तो वो हाइपरटेंशन आ जाएगी, और अगर नीचे आएगा तो वो हाइपोटेंशन आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी, हाइपोटेंशन आ जाएगी। सो कोई भी दोनों में से एक भी आ जाता, ठीक है, किसी एक को भी रिफ्लेक्ट करके आ सकते। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यही होता है, ठीक है। 180 और तो ये हार्ट वर्किंग हेल्थी, यहाँ समझ लो हार्ट। और याद रखिए, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जो इसको प्रेशर यूज करने के लिए, जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, टू मेजर ब्लड प्रेशर। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए वो कहते हैं बीपी अपरेटस। बीपी अपरेटस का लोगों को नाम ही नहीं पता होता है, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या, स्फिग्मो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखिएगा भाई अच्छे से। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर है आपका बीपी अपरेटस। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, बीपी अपरेटस, बीपी अपरेटस इज स्फिग्मोमैनोमीटर। बात समझ में आई, बीपी अपरेटस स्फिग्मोमैनोमीटर, तो ये है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर। तो याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर कब भी होगा, जब भी ज्यादा, ऐसा नहीं है कि 121 को 22-23 चलेगी तो हाई ब्लड, नहीं। जब 130-40, 130-35 से ऊपर जाएगा तो हम हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करेंगे। जब 100 से बिलो, 110 से बिलो आ जाएगा, मान लो 90 से बिलो आ जाएगा, तो हम उसको बिल्कुल हाइपोटेंशन में कंसीडर करेंगे। इस तरह से ऐसा नहीं है 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर नीचे आ जाएगा तो हाइपर हाइपर और हाइपर कंसीडर कर लेंगे, शुरू कर देंगे उसको, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको याद रखने का इस तरह से थोड़ा सा। तो स्पिग्मो मैनोमीटर का याद रखिएगा नाम क्या है, स्पिग्मो मैनोमीटर एक ऐसा, स्पिग्मो मैनोमीटर क्या चीज है, ये बीपी अपरेटस जो होता है आपका, उसका नाम होता है स्पिगोमेनोमीटर, ठीक है। अब मेन कॉज जो है हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का मेन कॉज क्या होता है, मेन कॉज ब्लड प्रेशर का वही होता है ओबेसिटी, आर्टियोस्क्लेरोसिस, जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक और होता है जो आपका, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो आपको पता है, ये फेलियर इन द वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट अटैक तो आपको जानते ही हो, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, फेलियर इन द वर्किंग ऑफ हार्ट, इन द वर्किंग ऑफ हार्ट ड्यू टू किसकी वजह से हो सकता है, डिजनरेशन की वजह से सकता है, ब्लड इन्फेक्शन इनसफिशिएंसी की वजह से सकता है, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है, इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो फेलियर इन द वर्किंग ऑफ हार्ट किसी वजह से भी हो जाएगा। तो इसमें एक टर्म है मायोकार्डियल, इसको देखते हैं हम, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन ये क्या चीज है, ये है भाई डेथ ऑफ पार्ट ऑफ मायोकार्डियल, ये नेक्रोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। साइंस में टर्म नेक्रोसिस जो है डेथ के लिए यूज होती है। नेक्रोसिस जब भी टर्म यूज होगी डेथ, तो नेक्रोसिस या डेथ ऑफ किसकी डेथ, ए पार्ट ऑफ किसी पार्ट का, डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू, मायोकार्डियल टिश्यू। कार्डियल क्या है, हार्ट के किसी उसका टिश्यू का, किसी टिश्यू की डेथ होनी, है मिडल लेयर कह सकते हैं, मिडल लेयर ऑफ हार्ट वॉल, middle layer of heart wall due to reduced blood supply। ये पूछा जा सकता है भाई, ये पूछा जा सकता है ड्यू टू reduced blood supply। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से किसी पार्ट की, खासकर मिडिल लेयर ऑफ हार्ट वॉल की जो है डेथ हो जाए, उसके टिश्यूज की डेथ हो जाए, तो उसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इन्फॉक्शन। बात समझ में, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, दिस इज
इन्फेक्शन नहीं है, इन्फॉक्शन है, ठीक है। तो नेक्रोसिस ऑफ पार्ट ऑफ या डेथ ऑफ पार्ट ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू या मिडल लेयर ऑफ हार्ट वॉल ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई, ये आपका मायोकार्डियल इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, इसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक और होती है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस एक टर्म और है, इसको भी याद रखिएगा। थ्रोम्बोसिस, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस में कुछ खास नहीं होता है, इसमें ब्लड कॉजिंग, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है इसमें। थ्रोम्बोसिस टर्म जो है ये ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी हुई है, ब्लड्स के अंदर क्लॉट वगैरह दिखना शुरू हो जाएंगे आपको, ठीक है, ब्लड क्लॉट दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको आर्टरीज के अंदर दिखेगी तो उसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहोगे, अगर ब्रेन में दिखेगा तो सेरेब्रल, ये दो किस्म की हो सकती है, थ्रोम्बोसिस दो किस्म की हो सकती है, कोरोनरी और सेरिब्रल। तो अगर ये कोरोनरी कब कहोगे, अगर अगर जो थ्रोम्बोसिस है अगर ये कहाँ पे हो रही है, अगर ये कोरोनरी आर्टरीज में हो रही है। अब आर्टरीज और वीन्स का क्लियर हुआ, अब आर्टरीज क्या करती हैं, अवे फ्रॉम ब्लड ले जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, वीन्स फिर अंदर की तरफ लाएंगी भाई, दूसरे तो वही रहा ऑप्शन। सेरिब्रल कब होगा, जब ब्रेन में होगा, इफ इट अकर, अगर क्लॉटिंग ब्रेन में होगी, इफ इट अकर इन ब्रेन। तो थ्रोम्बोसिस के टर्म ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होती है, थ्रोम्बोसिस याद रखिएगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, साइंस को इतना ज्यादा नहीं है ज्यादा, ठीक है। एक और टर्म होती है एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी याद रखिएगा, ये भी हार्ट से जुड़ा हुआ है, एंजाइना पेक्टोरिस, इससे भी कुछ पूछा जा सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस ये क्या होता है, ये भी एक समझ लो डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, ये भी एक हार्ट की डिजीज है जहां पे डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, ये डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, ब्लड पूरा नहीं मिल पा रहा है हार्ट को जितना मिलना चाहिए था, ब्लड सप्लाई टू हार्ट, हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक, सिंपल हम बताएंगे। यानी एंजाइना कब होता है, एंजाइना अकर्स, सिंपल में बताओ, एंजाइना अकर्स, एंजाइना अकर्स व्हेन, कब होगा ये, व्हेन हार्ट नीड्स मोर ब्लड, हार्ट को ज्यादा ब्लड चाहिए था, हार्ट नीड्स मोर ब्लड, बट नहीं मिल पाया, उतना नहीं मिल पाया, जितना ब्लड चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, तो एंजाइना हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैसोडायलेटर ड्रग जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह इफेक्टिव होते हैं यहाँ पे, तो इनसे बचा कैसे जा सकता है, आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, देखो अब इन चीजों से, हार्ट डिजीज से बचा कैसे जा सकता है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, उसके बाद आप अवॉइड करो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये चीजें जो है अवॉइड करो इन चीजों को भाई। उसके बाद ओवर वर्क अवॉइड करो, टेंशन फ्री रहो, ये सारी चीजें अवॉइड करके जो है आप अपने हार्ट को सेफ रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एक और टर्म होती है एरिदमिया, एरिदमिया नाम से ही पता चल रहा है, एरिदमिया, यहाँ क्या हो जाता है, एरिदमिया में क्या होता है, ये इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, यहाँ पे हार्ट बीट जो है रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। और एक और वेरिकोज वीन भी होती है टर्म, याद रखिएगा इसको भी, वेरिकोज वीन, ये देखा होगा आपने, ये ज्यादातर लेडीज में पाया जाता है, क्या होता है कि नीली नीली निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, नीले दाग, ये जो लेग्स के ऊपर, कभी यहाँ पे कभी बाजू के ऊपर ब्लू 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 स्कैर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो वेरिकोज वेन की एग्जांपल होती है, जिसको आपके वो छोटी छोटी इसमें नहीं जाएगा। वेरिकोज वेन जो है ना, ये डिस्टेंटेड वेन्स होती हैं जो डेवलप करती हैं एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन वॉल हो जाती है यहाँ पे, वो वेरिकोज वेन्स होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन वॉल, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन वॉल, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन वॉल, वेन की जो वॉल्स है उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, ये ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, एक्सेसिव सिटिंग की वजह से हो सकती है, ये स्टैंडिंग की वजह से हो सकती है, और किसी वजह से नहीं होती, वो जो नीले डॉग्स देखे होंगे आपने पढ़ते होते हैं, किसी को भी पढ़ सकते हैं ये। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक, नेक्स्ट टर्म आपकी आती है, नेक्स्ट डिजीज आती है, डिजनरेटिव डिजीज है ये भी, स्ट्रोक, स्ट्रोक जो है ना, ये एक सेरिब्रो वेस्कुलर ब्रेन ब्लड वेसल का एक्सीडेंट है, ये सीवीए है, सेरिब्रल, सेरिब्रल ये ब्रेन से रिलेटेड है, सेरिब्रल, सेरिब्रो हम ऐसे ही कह सकते हैं, सेरिब्रल डिजीज है ये, ब्रेन डिजीज, सेरिब्रो वेस्क्यूलर, सेरिब्रो वेस्क्यूलर, सेरिब्रो वेस्क्यूलर यानी ब्रेन ब्लड वेसल,
ब्रेन ब्लड वेसल इज द मोस्ट डिजेनरेटिव, ये सबसे ज्यादा डिजीज डिजेनरेटिव मोस्ट कॉमन डिजेनरेटिव डिजीज है। और यहाँ क्या होता है, ये ब्रेन डैमेज होता है। यहाँ क्या होता है, ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई, ड्यू टू स्टॉपेज, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ठीक है। इस तरह से वहां पे थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, सेरिब्रल हेमोरेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट बन सकता है, समझ लो ना, थ्रोम्बोसिस टर्म आएगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट बनेगा। सेरिब्रल सेरिब्रल आपका सेरिब्रल हेमोरेज भी हो सकता है, हेमोरेज तो समझते हो, वेन का फट जाना, रप्चर हो जाना, सेरिब्रल हेमरेज हो सकती है, ठीक है, वीक वॉल्स वीक हो जाएंगी, ऐसा इस तरह से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपकी बोन्स के रिलेटेड थोड़ी बहुत दो चार डिजीज देख लेते हैं हम, फिर आगे चलते हैं इसके आगे जो इंपॉर्टेंट डिजीज है एक दो, और कम इसको हमने आज क्लोज करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, क्योंकि दो ही टॉपिक हमारे क्लोज नहीं हो पा रहे हैं भाईजान, तो फिर हमारा साइंस कब क्लोज होगी, अभी जून में एग्जाम आ रहा है। नेक्स्ट एक्चुअल में मुझे भी इतना टाइम नहीं हो पाता है ना मैनेज, मुझे फैमिली है, जॉब है, उसके साथ फिर बहुत चीज़ें हैं ना, तो हिस्ट्री चला रहा हूँ, वहाँ से केमिस्ट्री कभी कभी भी बीच में लेक्चर डालना पड़ता है, ये भी है। तो अब मैंने केमिस्ट्री को स्टॉप रखा है फिलहाल, तो क्योंकि अभी तो क्लासेस शुरू नहीं हुई है 11th की अच्छे से, तो यहाँ पे आपका जेके एसएसबी पे ही फोकस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। आर्थराइटिस, आपका सिलेबस पहले एक बार खत्म कर लेता हूँ, जो मैंने आपको कमेंट किया है कि हिस्ट्री जेएनके वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंप्यूटर का भी कुछ हिस्सा निकाल देंगे, इंडियन इकोनॉमी को देख लेंगे, उसके बाद आपका ये है जो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो मेरे पास पॉसिबल होगा वो सारा निकाल लेंगे यहाँ से हम इंशाल्लाह, जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल वे में, जो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल वे में प्रोवाइड कर सकूंगा मैं वही करूंगा, आलतू फालतू चीजें नहीं करूंगा, जो बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं चीजें। आर्थराइटिस क्या है, ये कॉमन डिजीज है भाई, ये कॉमन डिजीज है ओल्ड एज की, ओल्ड एज कॉमन डिजीज है ओल्ड एज की, जहां पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाती है। अब ये दो किस्म की होती है, बल्कि आर्थराइटिस जो है इसकी तीन किस्में होती हैं, आर्थराइटिस की दो तीन किस्में होती हैं, एक आपकी आ जाती है आर्थराइटिस र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी आपकी आती है ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, और तीसरी वाली आपकी आती है गाउट, ठीक है। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें अगर, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें अगर, तो ये क्या है, ये वुमेन्स को ज्यादा अटैक करती है, 20 से 40 साल के बीच में जो वुमेन है उनको ज्यादा अटैक करती है, और यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना जॉइंट्स की, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसकी हो जाती है, सिनोवियल, इन्फ्लेमेशन हो जाती है सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स की, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना जॉइंट्स की, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स, पूछा जा सकता है भाई, सिनोवियल मेम्ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन है वो किस में होती है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है, तो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होती है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सिनोवियल फ्लूइड, जो ये ओस्टियो आर्थराइटिस है, यहाँ सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन ऑफ सिनोवियल फ्लूइड डिक्रीज, सिनोवियल फ्लूइड, यहाँ सिक्रीशन ऑफ सिनोवियल फ्लूइड जो है डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे सिनोवियल का जो जॉइंट है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि यहाँ सिक्रीशन सिनोवियल फ्लूइड की डिक्रीज हो जाती है, तो सिक्रीशन हो जाती है किसकी, सिनोवियल फ्लूइड की डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है स्क्रीज, तो जब वहां पे वो कम हो जाएगी तो बोन जो है बिल्कुल स्टिफ फिक्स हो जाएंगी, और उससे जो पेन वगैरह शुरू हो जाएगी, और मूवमेंट भी जो है लिमिट हो जाएगी, वो उतनी मूवमेंट नहीं कर पाओगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है भाई गोट, गोट में क्या होता है, गोट में जनरली
GOUT, गोट। गोट में क्या होता है, ये एक डाइट रिलेटेड डिजीज है, ये एक डाइट रिलेटेड है। कैसी है? डाइट रिलेटेड डिजीज है, ये एक डाइट रिलेटेड डिजीज है। और जिनको भी ये होगी सफरिंग होगी, उनको मीट वगैरह जो है कम करना चाहिए खाना, ठीक है। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, याद रखिएगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का इनहेरिटेड है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। और याद रखिए ये कब होता है, गोट कब होता है, इंपॉर्टेंट चीज, ये कब होगा, गोट कब होगा, जब नो व्हेन व्हेन नो व्हेन नो uric acid, when no uric acid is excreted, when no uric acid is excreted from body, जब यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से। आपने सुना है ना कि भाई उसको यूरिक एसिड हो गया, जॉइंट पेन हो रही है, उंगलियों में दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दाल कम दो, मीट कम दो, दैट इज यूरिक एसिड, वो गाउट होता है। तो क्या होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो यूरिन में बाहर आ जाता है, लेकिन जब ना आए बॉडी से बाहर तो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज गाउट, वही क्या होती है फिर, गाउट बन जाती है, ठीक है। दैट इज दैट डिजीज नोन एज गाउट, ठीक है। तो यूरिक एसिड इन ये कैसे हो जाती है, इट अकर्स, गाउट कैसे होती है, इट अकर्स, गाउट किससे होती है, इट अकर्स ड्यू टू, हम सिंपली लिखेंगे ड्यू टू एक्यूमुलेशन हो जाती है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द स्नोवियल जाइंट्स, स्नोवियल जाइंट्स में उनकी वो हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल टो जो आपके होते हैं उनके अंदर जो है, ग्रेट टॉय जो है आपका उसके अंदर जो है, तो स्पेन होगी, बहुत ज्यादा दर्द होती है इसके अंदर वगैरह वगैरह जो है, इसके सिम्टम जो है। तो ठीक है, नेक्स्ट आपकी डिजीज जो बहुत ही खतरनाक डिजीज है और सारे इसके बारे में जानते हैं, सुना है, दैट इज कैंसर, ठीक है। अब ये कैसे करेक्टराइज हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, ये है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस है, करेक्टराइज्ड बाय, जो कैसे करेक्टराइज होता है, करेक्टराइज्ड बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स, याद रखिएगा माइटोटिक डिवीजन होती है सेल्स की, माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। और क्या जो सेल्स जो है फिर क्या कर सकते हैं, माइटोटिक डिवीजन, सेल्स की डिवीजन होती है और उनकी क्या होती है, उनकी एबिलिटी होती है, हैविंग एबिलिटी, उन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है टू अटैक, टू इन्वेड या अटैक, वो जो है अटैक कर सकते हैं या इन्वेड कर सकते हैं अदर टिश्यूज को, अदर टिश्यूज या पार्ट्स ऑफ बॉडी, याद रखिएगा भाई। करेक्टराइज्ड बाय, कैसे करेक्टराइज किया जाता है इसको, इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स, हाँ करेक्टराइज्ड बाय, याद रखिए माइटोटिक तो होती है लेकिन कैसी, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होती जाती है सेल्स की। कैंसर में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जहां पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होती है सेल्स की। माइटोटिक डिवीजन दो किस्म की होती है ना, सेल्स जो दो तरीके से डिवाइड करते हैं, जिन्होंने 9th 10th में तो पढ़ा होगा भाई, माइटोटिक और मियासिस दो प्रोसेस हैं जो सेल्स डिवीजन के हैं, तो माइटोटिक और मियासिस। तो माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स होती है, कैसे होती है जो, और ऐसे जब उनके अंदर डिवीजन होती है तो उन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो इन्वेड कर सकते हैं दूसरे सेल्स को, हाँ दूसरे सेल्स को क्या, दूसरे पार्ट्स को भी इन्वेड कर सकते हैं, और लेकिन ये जो है कंटेजियस नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज बना के देता हूँ, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझा देता हूँ सारा जो कैंसर के बारे में कहानी है, तो ये सारी आपको जो है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा देता हूँ सारी। देखिए ये सेल है आपके पास, क्या है, ये सेल है आपके पास कोई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होगी, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होगी, कैंसर की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत सारी चीजें इसकी समझ में आ जाए ताकि आपको। कैंसर है, एक सेल है आपके पास, उसकी जब अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन शुरू हो गई भाई, ठीक है। अब ये क्यों होगा अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, इसके पीछे रीजन हो सकते हैं कोई जीन म्यूटेशन, ड्यू टू
किसी जीन में कोई म्यूटेशन आ गई, चेंजेस आ गई, ड्यू टू किस वजह से डिवीजन शुरू हो गई, ड्यू टू जीन म्यूटेशन, या फिर कोई एंड, या फिर क्या हो सकता है एंड कार्सिनोजेनिक्स, या किसी कार्सिनोजन एंड, या कोई कार्सिनोजेनिक मटेरियल और कार्सिनोजेंस की वजह से, किसी कार्सिनोजन की वजह से। कार्सिनोजन होता है कैंसर काजिंग जो आपके मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ड्यू टू किसी जीन की म्यूटेशन की वजह से, या किसी भी वजह से जो है सेल जो है अनकंट्रोल्ड माइटोटिक रीजन इसकी शुरू हो गई, तो क्या बन जाएगा, नियोप्लाज्म बन जाएगा। पहले क्या बन जाएगा, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या है, ये एक एबनॉर्मल मास है। ये क्या है, एबनॉर्मल मास है। नियोप्लाज्म क्या होता है, एक एबनॉर्मल मास होता है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल मास ऑफ, जो जो ये आपके पास है कंटिन्यूड ग्रोथ, जिस कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कंटिन्यू ग्रो करने की, कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड ग्रोथ। एबनॉर्मल मास है लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी क्या है, कंटिन्यूड ग्रोथ करने की, जो बना सकता है कैन फॉर्म ट्यूमर, जो बना सकता है क्या, ट्यूमर तक बना सकता है। ठीक है, अब नियोप्लाज्म बना, नियोप्लाज्म से क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, तो वो पहले क्या हुआ, सेल हुए, सेल है कोई, सेल की कोई अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन शुरू हुई, किसकी वजह से शुरू हुई, कोई म्यूटेशन हो गई जीन के अंदर, या किसी कार्सिनोजन को सेल जो है वो एक्सपोज हुआ, कुछ भी हुआ, तो इस वजह से कंट्रोल, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन शुरू हुई, तो नियोप्लाज्म बना, नियोप्लाज्म से ट्यूमर बना। ट्यूमर जो है दो किस्म का हो सकता है, ट्यूमर जो है दो किस्म का हो सकता है। ट्यूमर कितने किस्म का हो सकता है, दो किस्म का, एक आपके पास मैलिग्नेंट हो सकता है, दूसरा नॉन मैलिग्नेंट हो सकता है। जो नॉन मैलिग्नेंट है इसको बेनिंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मैलिग्नेंट हो सकता है या बेनाइन ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, अब जो मैलिग्नेंट होता है ये जो है जनरली कैंसरस होता है, ये कैसा होता है, कैंसरस होता है। और जो नॉन मैलिग्नेंट होगा या बेनाइन होगा इसको हम बोलेंगे नॉन कैंसरस, ये कैंसरस नहीं होता है, बेनाइन। अब ये जो मैलिग्नेंट है ये नॉट कैप्सुलेटेड, एनकैप्सुलेटेड होता है, नॉट, इसके बाहर से कोई लेयर नहीं होती है स्किन की, या आप मान लो किसी इस तरह से कोई भी लेयर नहीं होती है, एनकैप्सूल, नॉट एनकैप्सुलेटेड, नॉट एनकैप्सुलेटेड। और ये वाला जो है ये एनकैप्सुलेटेड होता है, तभी जाके ये फैलता नहीं है आगे, ये एनकैप्सुलेटेड होता है, तो इसलिए ये एडजेसेंट टिश्यूज को अटैक नहीं करता, इसलिए एडजेसेंट डज नॉट अटैक, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होता है, इसको बाहर से कोई मेम्ब्रेन होगी या कोई स्किन टाइप इस तरह से मान लो होगी तो एनकैप्सुलेटेड होगा, डज नॉट अटैक एडजेसेंट टिश्यूज, एडजेसेंट टिश्यूज। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो आपका मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट है, ये दोनों होते हैं लार्ज मास या लार्ज मासी, लेकिन ये वाला क्या करता है, ये वाला जो है ये वाला इन्वेड करता है एडजेसेंट टिश्यूज को, ये वाला इन्वेड करता है एडजेसेंट टिश्यू को, इन्वेड करता है एडजेसेंट टिश्यू को। कैसे, एडजेसेंट टिश्यू या अदर मेटाबॉलिक ऑर्गेनिजम्स और अदर मेटाबॉलिक ऑर्गन्स को लाइक लीवर एटसेट्रा by spreading through blood, lymph, etc. लिम्फ एटसेट्रा। ठीक है, और यही जो है इन्वेड जब ये करना शुरू करते हैं इसी स्टेज को हम कहते हैं मेटास्टेटिस हो रही है। यही स्टेज जब ये नॉट एनकैप्सुलेटेड है, कैंसरस है, तो ये जब इन्वेड करना दूसरे टिश्यूज को शुरू करता है तो हम कहते हैं ये मेटास्टेटिस स्टेज में चले गया है। किस स्टेज में चले गया, मेटास्टेटिस में, मेटास्टेटिस में, मेटा स्पेलिंग मैंने गलती किसकी, मेटा, ये चले गया है मेटास्टेटिस में, मेटास्टेटिस स्टेट में चले गया हुआ है। बात समझ में आई, इस तरह से मेटास्टेटिक स्टेट में चला गया जब ये इन्वेट करना शुरू करता है दूसरे चीज को, तो ये चीज फिर जाके आगे क्या बनती है, कैंसर।
ठीक है, यही चीज आगे जाके ये तो यहीं पे रुक गया ना, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, ये तो नॉन कैंसरस है। लेकिन यही चीज जब ये इन्वेट करना शुरू करता है, मैलिग्नेंट जो होता है, जब ये इन्वेट करना शुरू करता है, उसको हम कहेंगे ये मेटास्टेटिक स्टेज हो गई, तो ये कैंसर हो गया। अब ये कैंसर जो है ये फर्दर अलग 2-3 किस्म का हो सकता है। कैंसर भी 2-3 किस्म का होता है। कैसे? जैसे आपका कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, सारकोमा, ये याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बता रहा हूँ आपको। ल्यूकीमिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको, अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ ल्यूकीमिया और एनीमिया में क्या फर्क है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या होता है? कार्सिनोमा जो होता है ना, ये होता है कैंसर किसका? कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स का जो कैंसर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्किन का, लंग्स का, ब्रेस्ट्स का, ब्रेस्ट का, ये जो है ये कार्सिनोमा होता है। और अगर मेसोडर्मल टिश्यू की बात करें, सार्कोमा, कैंसर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू, जैसे हमारे पास कौन सा है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू। ये बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, उतना लेंथी कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल टू द पॉइंट। जैसे बोन का होगा, जैसे बोन का होगा, मसल का होगा, किसी लिम्फ का होगा, लिम्फ नोड का होगा, तो ये आपका बन जाएगा सार्कोमा। ठीक है, अब ये भी सार्कोमा जो है ये 3 किस्म का होता है। कहाँ पे हो रहा है? ऑन द बेस ऑफ टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, किस टिश्यू पे हो रहा है? ऑन द बेस ऑफ टिश्यू, किस टिश्यू समझते हो ना, ग्रुप ऑफ सेल भाई, ऑन द बेस ऑफ टिश्यूज, किस टिश्यू में हो रहा है, ये भी 3 किस्म का हो सकता है आगे। ठीक है, तो ये सार्कोमा क्या होगा? बोन का हो सकता है, मसल का हो सकता है, लिम्फ का हो सकता है। स्किन वाला जो है उसको कार्सिनोमा कहेंगे, लंग्स वाला जो है उसको भी कार्सिनोमा कहेंगे, और ब्रेस्ट वाला जो है वो भी कार्सिनोमा में कंसिडर होगा। सार्कोमा में कौन सा होगा? और ल्यूकीमिया जो है वो तो सिंपल कैंसर ऑफ ब्लड है, कैंसर ऑफ ब्लड। ल्यूकीमिया जो है कैंसर ऑफ ब्लड हो गया। ठीक है, ये जो है ऑन द बेस ऑफ टिश्यू। अब ऑन द बेस ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, यहाँ पे कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है? ऑन द बेस ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, ये 2 किस्म का, 3 किस्म का हो सकता है। लिम्फोमा, लिम्फोमा यानी कोई लिम्फ वेसल इन्वॉल्व है, लिम्फोमा लिम्फ वेसल है। लिपोमा, लिपोमास है तो क्या होगा? एडिपोज टिश्यू इन्वॉल्व है, फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इन्वॉल्व है। ओस्टियोमा, अगर ओस्टियोमा है, ओस्टियोमा, ओस्टियोमा, ओस्टियो आ गया तो बोन इन्वॉल्व है भाई। बात कुछ समझ में आई आपको कि नहीं आई? ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें इस तरह से। अब एक चीज और याद रखिएगा, ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर ऑन्कोजीन्स? ऑन्कोजीन्स ये क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ना, ये एक्टिव, ये कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए भाई। उसके बाद कार्सिनोजेंस होते हैं, टर्म्स, ये टर्म्स हैं, थोड़ी थोड़ी टर्म्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, सार्कोमा क्या होता है, आपका कार्सिनोमा क्या होता है, ये सारी टर्म्स आपके क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छे से। उसके बाद ल्यूकीमिया क्या होता है, कैंसर ऑफ ब्लड होता है, किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीजें हमने देख ली। कार्सिनोमा जो है आपका, जो आपकी कार्सिनोजेंस होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स, और हम कहेंगे फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, विच इंड्यूसेस, जो इंड्यूस करेंगे, स्टार्ट करते हैं, जो इंड्यूस करते हैं किसी चीज को, विच इंड्यूस द कैंसर ग्रोथ, विच इंड्यूस द कैंसर ग्रोथ। ठीक है, जो कैंसर की ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, इंड्यूस करेंगे जैसे आपका सूट है, SWOT, फॉर एग्जांपल सूट, जो सिगरेट वगैरह से निकलता है, सूट, टारकोल, सिगरेट स्मोक भी कहेंगे इसको, सिगरेट स्मोक, ये सारे कार्सिनोजेंस हैं। ये सारे क्या है? कार्सिनोजेंस है। निकल एंड क्रोमियम, निकल और क्रोमियम अगर कहीं है, निकल एंड क्रोमियम, ये भी कार्सिनोजन है। अब एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस ये कार्सिनोजेनिक है। जहां भी जिस भी चीज में दिखे, तो ये सारे के सारे जो हैं
मस्टर्ड गैस अगर है, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। और एक ड्रग है उसका नाम है टैक्सोल, ये जो है एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। टैक्सोल जो है इसको क्या माना जाता है? एंटी कैंसर ड्रग। आपकी एनसीईआरटी में मैंने उधर भी पढ़ाया था, सिस्प्लेटिन भी है एक इसमें, सिस्प्लेटिन जो है इसको भी एंटी कैंसर ड्रग माना जाता है, ठीक है। तो कैंसर जो है इसको कैसे, बायोप्सी वगैरह से, इसको बायोप्सी से, एंडोस्कोपी से इसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें ठीक उसको जो ट्रीटमेंट है इसका क्या दिया जाता है? जनरली रेडियोथेरेपी दी जाती है, या फिर क्या दी जाती है? रेडियोथेरेपी दी जाती है, या कीमोथेरेपी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। कीमोथेरेपी समझते हो? केमिकल्स का यूज करना। रेडियो में क्या है? रेडिएशंस का यूज करके जो है उस टिश्यू को या उन सेल्स को खत्म कर देना, रेडिएशंस का यूज करके जो है उनको किल कर देना, ठीक है। हाँ तो चलिए मैं एक चीज और आपको बता रहा था कि एनीमिया और ल्यूकीमिया में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। एनीमिया वर्सेस ल्यूकीमिया। एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया जो है आरबीसीज, एनीमिया में आरबीसीज जो है, आरबीसीज क्या हो जाते हैं? आरबीसीज सीरियसली रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। आरबीसीज बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, आरबीसीज बहुत कम हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं आरबीसीज जो है डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन हो जाते हैं, डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन। आरबीसीज क्या हो जाते हैं? डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन हो जाते हैं, ठीक है। और ल्यूकीमिया में क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया में क्या हो जाता है? इसको जिसको हम ब्लड कैंसर भी कह रहे हैं, ब्लड कैंसर भी कह रहे हैं, इसमें क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया में ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ, बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसीज बन जाते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। जनरली 4000 से 11000 रेंज होता है इनका, 4000 से जनरल रेंज डब्ल्यूबीसीज का। लेकिन जब इनकी ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो समझ लो, तो इससे क्या हो जाता है? जो डब्ल्यूबीसीज हैं उससे बोन मैरो को और काम करना बहुत बढ़ जाता है, बहुत काम हो जाता है, तो और भी आरबीसीज कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो की जो डिजीज है उससे क्या हो जाएगा? माल फंक्शनिंग का बोन मैरो हो जाएगी, और जो है फिर सही होना नहीं हो जाएगा। इसीलिए बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे दी जाती है। फिर क्या दिया जाता है? बोन मैरो की ट्रांसफ्यूजन की जाती है। एक और टर्म होती है, उसको भी याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो डब्ल्यूबीसीज का बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसीज ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाना। लाखों में जब डब्ल्यूबीसी चला जाए तो समझ लो वो क्या है? हाँ वो है यही ल्यूकीमिया, वो ल्यूकीमिया है फिर। तो ये है एक टर्म और है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स, वेरी फ्यू प्लेटलेट्स जो है ना डिक्रीज हो जाते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स समझते हो? प्लेटलेट्स डिक्रीज इन नंबर टू ग्रेट एक्सटेंट, टू वेरी फ्यू इन नंबर, बहुत कम हो जाते हैं, प्लेटलेट घट जाते हैं। भाई जब प्लेटलेट घट जाए ना बहुत ज्यादा, तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखिए, अब मैं यहीं पे आपको दो टर्म्स और था शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा, वो तो फिजिक्स में पढ़नी थी हमें, लेकिन मैं यहीं पे आप सिखा देता हूँ, डिजीज ही बढ़ रहे हैं तो आई डिजीजेस एक दो मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, पूछा जा सकता है। आई डिजीजेस, एक होती है मायोपिया, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया। इनकी कंफ्यूजन बड़ी रहती है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई किस वाले में दूर का सही दिखता है, किस वाले में नजदीक का सही दिखता है। तो मैं आपको शॉर्ट में एक ट्रिक बता दूंगा। होता क्या है यहाँ पे? मायोपिया में याद रखिएगा, मायोपिया, मायोपिया में जो है ना नियर क्लियर दिखता है, नियर क्लियर, नियर के लिए क्लियर होता है। मायोपिया को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया को क्या कहेंगे? शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, या नियर साइटेडनेस, नियर क्लियर है, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ नियर क्लियर होता है, मायोपिया में क्या होता है? नियर क्लियर होता है। और हाइपरमेट्रोपिया में इसको कहा जाता है फार साइटेडनेस भी, फार साइटेडनेस, यहाँ पे फार क्लियर होता है, दूर क्लियर होता है, नियर क्लियर, फार क्लियर, ऐसे। अब ऐसे दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है? जो इमेज है, या समझ में आ रही बात? नियर क्लियर है, तो नियर अगर क्लियर है, नियर अगर क्लियर है तो मायोपिया में क्या होगा? नियर अगर
क्लियर है तो क्या होगा, बंदे को क्या होगा, कहाँ का दिखेगा नहीं, नियर क्लियर, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। पर्सन कैन नॉट सी, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे उसको, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। क्या हो, क्या जाता है यहाँ पे, यहाँ ये हो जाता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, आई बॉल जो है इलोंगेट हो जाता है। अगर हो सके तो फिजिक्स में भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूंगा आपको चीजें। आई बॉल जो है यहाँ पे इलोंगेट हो जाता है, लेंस की जो कवर्जिंग कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो जाती है, लेंस की, शॉर्ट में बताऊंगा, लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, कन्वर्जिंग पावर हो जाती है, बढ़ जाती है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, जब लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा तो इमेज बिफोर रेटिना बनती है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले, इमेज बिफोर रेटिना, इमेज कहाँ बनती है, बिफोर रेटिना, याद रखिए, इमेज कहाँ बनी, बिफोर रेटिना, इमेज कहाँ, और करेक्ट कैसे किया जाएगा ये पूछा जा सकता है भाई, करेक्ट कैसे करोगे, लगाओगे कनकेव लेंस, क्या लगाओगे भाई, कनकेव लेंस लगाओगे, कनकेव लेंस लगाओगे इस बंदे को, जिसको नजदीक की कमी होगी आई साइड में, तो कनकेव लेंस लगाओगे उसको, क्या लगाओगे, कन को। अब यहाँ से याद रखो इसको, माई फोन, माई फोन, माई से माइयोपिया है ना, तो माई से माई, माइयोपिया, माइयोपिया, माई से माई, माई फोन, माई फोन, माई फोन नियर, माई फोन नियर, माई फोन नियर, माई से माई, माई से माई याद रखो, माई, माई फोन हमेशा कैसे होता है, मेरा फोन हमेशा कैसा होता है, नजदीक ही होता है, तो ये याद रखो, नजदीक है तो हमेशा साफ दिखता है भाई, फोन तो सबको साफ ही दिख रहा है आजकल, ठीक है। तो ये हो गया माई, माई फोन क्लियर, माई, माई फोन नियर और बिल्कुल क्लियर, माई फोन नियर है तो बिल्कुल क्लियर है, माई, माई माइयोपिया है तो मेरा फोन है, मेरा फोन है तो बिल्कुल नियर है, तो नियर है तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसे याद रखिए बस, क्लियर हो गया भाई, मेरा फोन है, मेरा फोन है भाई, हमेशा माई है, माइयोपिया है, माई है, माइयोपिया है, माइयोपिया है, मेरा फोन है, मेरा फोन है, बिल्कुल नियर है, नियर है तो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है तो समझ गए आप सारी कहानी। और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी तो बिल्कुल इमेज रेटिना के बिफोर बनेगी, पहले बनेगी, इमेज रेटिना से पहले बनेगी, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई, जब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो इमेज पहले ही बन गई, इमेज पहले ही बन गई, तो अब इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यूज करोगे, कॉनकेव लेंस याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस यूज करोगे, कॉनकेव लेंस यूज करोगे। और हाइपरमेट्रो पे इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है। पर्सन कैन नॉट सी, कौन से वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकता है, कौन से वाले नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे उसको, नियर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेंस की पावर क्या हो जाएगी, लेंस जो यहाँ पे लेंस की पावर है, लेंस की पावर, लेंस, और आई बॉल कैसा हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, आई बॉल शॉर्टर हो जाएगा, आई बॉल कैसा हो जाएगा, शॉर्टर, और लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, भाई समझ में आया ना, सारा उल्टा हो जाएगा, लेंस की कन्वर्जिंग पावर। और इमेज कहाँ जाके बनेगी, रेटिना की इमेज, जो इमेज है वो कहाँ जाके बनेगी, इमेज बिहाइंड द रेटिना बनेगी, जब कम होगी ना तो बिहाइंड द रेटिना बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, क्यों, क्योंकि पावर कम होगी, तो कम होगी तो पीछे बनेगी जाके भाई, ठीक है। तो कनकेव, तो कम वाले तो पीछे ही जाते हो भाई, कम है तो पीछे रखो, कन्वो कैसे करोगे, कन्वेक्स करोगे, कन्वो कौन सा लेंस यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस यूज करोगे, किस लेंस का यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करोगे भाई, ठीक है, उसको कनकेव लेंस का यूज करोगे, समझ में बात आ रही है कुछ। तो ये है, ये छोटा सा, उसके बाद एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड विजन, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में खास कुछ भी नहीं आपको याद रखना है, इसको कहेंगे ब्लर्ड या डिस्टॉर्टेड विजन, डिस्टॉर्टेड विजन, डिस्टॉर्टेड विजन। और यहाँ क्या दिया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है, डिस्टॉर्ट एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्टेड विजन है, ब्लर्ड या डिस्टॉर्टेड विजन। एक और होती है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ये क्या होती है, ये ज्यादातर जो है ना, ये ये ओल्ड एज में होती है, ये ज्यादातर ओल्ड एज में होती है, 40 से ऊपर ही होती है ये वाली जो है, ये वाली जो है कौन सी वाली, प्रेस बायोपिया, जो एज रिलेटेड है। यहाँ बाईफोकल लेंस दिया जाता है ज्यादातर, बाईफोकल लेंस दिए जाते हैं यहाँ पे ज्यादातर, अगर बाईफोकल ना भी दिया तो फिर ज्यादा कन्वेक्स ही दिया जाता है, तो करेक्ट, इसको ज्यादातर बाईफोकल, अगर बाईफोकल ना दिया तो फिर कन्वेक्स लेंस दिया जाता है, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस का दिया जाता है, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस का दिया जाता है यहाँ पे। रीडिंग एंड वर्किंग विद ऑब्जेक्ट क्लोज एट हैंड, यहाँ पे क्लोज वाले होंगे उनके साथ दिक्कत आती है करने में। फिर होती है एक और डिजीज है कंजक्टिवाइटिस, ये भी याद रखिएगा, कंजक्टिवाइटिस, ये भी आई रिलेटेड है, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस में क्या हो जाता है,
रेड आइज हो जाती है, बिल्कुल भाई, देखिए आपने, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज हो जाती है, रेडनिंग ऑफ आइज हो जाती है, रेड आइज, सेंसिटिव फॉर लाइट, सेंसिटिव फॉर लाइट। एक और होती है, उसको यहाँ पे ज्यादातर बोरिक एसिड वगैरह दिया जाता है फिर ठीक करने के लिए। एक और होती है, उसका नाम है ट्रैकोमा। ये आई की डिजीजेस हैं, थोड़ा बहुत देखिएगा भाई, ट्रैकोमा। ये एक ट्रैकोमा जो है, ये एक जर्म काज करता है, ट्रैक क्लेमाइडे, जर्म क्लेमाइडे, एक जर्म है, उसका नाम है क्लेमाइडे, ये उसको काज करता है, ठीक है। फिर एक होती है कैटारैक्ट, और ट्रैकोमा में होता क्या है, ईचिंग वगैरह होता है, इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, ये याद रखिए, कैटारैक्ट। कैटारैक्ट में क्या होता है, कैटारैक्ट में ओपेसिटी ऑफ लेंस जो है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है यहाँ भी, ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है यहाँ पे, तो लेंस एक्सट्रैक्शन यहाँ पे। तो वह कुल मिला के ये है, कंफ्यूजन ज्यादातर किस में रहती है, कंफ्यूजन ज्यादातर उसी में रहती है भाई, किसमें, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया कैसे याद रखेंगे, माई फोन है, नियर है, क्लियर है, माई फोन है, नियर है और क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। डिजीजेस आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी, मैंने कोशिश की है, कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। तो बाकी अब देखते हैं आगे, इससे आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेके चलेंगे हम। डिजीज के बारे में इतना मोर देन एनफ है, कम्युनिकेबल भी हो गई, नॉन कम्युनिकेबल भी आपकी कंप्लीट कर दी हमने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को चूज करते हैं, यहाँ से क्या होगा, पहले बायो वाला फिनिश कर देते हैं सारा, उसके बाद ऊपर चलते हैं आपका केमिस्ट्री फिजिक्स की तरफ। हम नीचे से ऊपर ही चल रहे हैं, तो उसे ही क्लोज कर देंगे, या फिर एक आपका सिलेबस सारा खत्म कर देंगे हम विद इन डेज ही, इसी मार्च के अंदर खत्म कर देंगे, ताकि आपका जो है जून मई अप्रैल मई जो है आपका पूरा रिवीजन के लिए बचा रहे फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। हाँ, अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो भाई शेयर करना ना भूलिए इनको।